अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहाफजल। अब्दुर्रऊफ साहब आज भी मेरे साथ नहीं होंगे, हरमीत बाजी भी आजकल सैर पर हैं, दोनों छुट्टी पर हैं, लेकिन हमने तो काम करना है। होपफुली कि आपकी छुट्टी भी खत्म होगी मंडे में। आर यू गाइस डन विद मंडे और नॉट? लेकिन अगर हम अपना पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो आप भी ये देख रहे होंगे कि जिन जिन की छुट्टी थी और किन किन की छुट्टी होने जा रही है, इस हवाले से सियासी मंजरनामा जो है वो काफी हद तक क्लियर होता जा रहा है। लेकिन इलेक्शन बल्दियाती जो हैदराबाद और कराची में हुए हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। बहुत सारे सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं इस सारे सिनेरियो पर, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार आकर एक्सप्लेनेशन इस हवाले से दे रहा है कि यूसीस का काम आपकी कौमी असम्बली की नशिस्तों से भी ज्यादा है, क्योंकि इसका सेटअप कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। तो इस पर यह ताखीर की वजह अब तक ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है। लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बाद अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं हम आपसे वो थोड़े बहुत शेयर कर लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 93 जो यूसीज हैं उसका रिजल्ट क्लियर हो चुका है, लीड पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके बाद हमारे पास है जमात इस्लामी, जिसकी कैंपेन कराची में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 86 सीट्स जो है वो इस वक्त जमात इस्लामी के पास है। और अगर पीटीआई के पास बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 40 सीट्स की लीड मौजूद है। इसके साथ साथ अगली जमातें जो है, अभी देखा यह जा रहा है कि मेयर कराची के लिए कोई भी एक जमात जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि मेयर को लाया जा सके। तो अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अलाइन किसका होगा, किसका किसके साथ होगा और कौन किसके साथ चलने के लिए तैयार होगा। ये सवाल जो है ये हर वक्त इस वक्त डिस्कशन इस पर जारी है, पॉलिटिकल शोज हो, मॉर्निंग शो हो या फिर न्यूज़ में। तो अब देखना यह है कि लीड जब तक क्लियर होती है तो किसका किसके साथ अलाइन होता है, और उसके बाद मेयर कराची के नॉमिनेशंस जो है उसमें किस किस का नाम सामने आता है और कौन सी ऐसी जमातें हैं जो कि साथ चलने के लिए एक दूसरे को बेयर करने के लिए तैयार है। ये सारा सिनेरियो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम में हम टॉप स्टोरीज में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें काफी हद तक पिक्चर क्लियर करने के लिए हमारे सीनियर एनालिस्ट जो है वो क्या राय देते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने से पहले, टॉप स्टोरीज से पहले, आपको पता है इंटरनेशनल सिनेरियोज में जो जो हैपनिंग्स होती हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। टॉप ऑफ द ऑल हम आपसे शेयर करेंगे आज। अगर हम अपने मुल्क से शुरू करते हैं, पाकिस्तान में खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के एक्स प्रेसिडेंट हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है और पेशावर में उन्हें कत्ल किया गया है। पेशावर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चूंकि वो बार रूम में मौजूद थे, वहां पर नामालूम अफराद जो है वो आए, उन पर फायरिंग की, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर नहीं हो सके। और वहीं पर जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो वो मुर्दा हालत में थे। अब तक की तफसीलात के मुताबिक, अब तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक जिन अफराद ने फायरिंग की उसमें से एक जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फौरी तौर पर जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो कोर्ट के इर्द गिर्द आ गई, कॉर्डन ऑफ कर दिया। और इस सारी सूरत हाल में ये देखा गया है कि एक फ़र्द जिसने फायरिंग की उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जो है वो अदनान आफरीदी बताया जा रहा है, जिसकी पॉकेट से जो है वो लॉ कॉलेज का कार्ड भी मौसूल हुआ है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन अब तक हुई है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है, बहुत अच्छा करियर रहा है इनका, और हमने जब ऑन एंड ऑफ इनके करियर पर नज़र डाली है बाहर के इलेक्शंस में ख़ास तौर पर, तो वो बड़े हमेशा एक्टिव रहे हैं, अपनी टीम को लीड करते रहे हैं, साथ लेकर चलते रहे हैं। लेकिन ये जो एक अचानक से इनकी फैमिली जो है वो भी इस बात पर यकीनन काफ़ी अफसरदा है और काफ़ी परेशान है, और ख़ानदान के लिए जो है वो सब्र जमील हमारी तरफ से, अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और उनकी मग़फ़रत करे। लेकिन इस वक्त उनके जस्से खाकी को जो है उनके आबाई गाँव पहुँचा दिया गया है, इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है पेशावर बार रूम में, और जहां पर फायरिंग करके लतीफ़ आफरीदी जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ये खबर था आप तक पहुंचानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है बेसिकली उसकी फुटेज, उसकी वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो कि अभी फ़िलहाल स्क्रीन के राइट साइड पर विंडो पे हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन ये वीडियो देखकर आपको फौरी तौर पर पता चल गया होगा कि खबर जो है वो कहीं से नहीं बल्कि भारत से है। हमेशा अपनी जो दहशत है, अपनी जो जहालत है और अपनी सेक्युलर स्टेट होने का दावा जो भारत हमेशा करता है, उसको इन वीडियोस के थ्रू हम देखते हैं कि वो क्लियर हो जाता है कि किस तरह से वहाँ पर इस्तेहसाल किया जा रहा है, ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि मुसलमानों की इबादत गाहों का, मुक़द्दस मकामात का,
शेर शाह सूरी जो है उनकी दौरे हुकूमत में ये मस्जिद जो है वहाँ बनाई गई थी। और अगर हम इसके अलावा पिछला सिनेरियो आपके सामने स्केच करें तो सिर्फ गुजरात का इलाका जो है वहाँ पर 500 से ज़ायद इबादत गाहें और मसाजिद जो है उनको मिस्मार किया गया है। एक्सक्यूज़ ये दिया गया है कि सड़क को चूँकि चौड़ी करना था, इसीलिए इस मस्जिद को मिस्मार करना ज़रूरी था। जबकि इलाके के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर मुसलमान एक्टिविस्ट जो हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने अदालत से रजू किया और 16 जनवरी यानी आज की तारीख, यानी आज के दिन जो है वो इस हवाले से हियरिंग भी थी कि मस्जिद को जो है वो ना गिराया जाए। लेकिन उससे पहले ही वहाँ की जो बल्दिया है वो वहाँ पर पहुँची और आपने ये बुलडोज करने के जो मनाजिर है वो वीडियो के थ्रू हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमेशा भारत जो दावा करता है, नरेंद्र मोदी जो है उनका इस वक्त जहालत, बर्बरियत और इस्तेहसाल मुसलमानों का मुसलसल जारी है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है बल्कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं। और सेक्युलर स्टेट होने का दावा जो बार बार किया जाता है वो अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर करके पूरी दुनिया के सामने हम भी लेके आ रहे हैं और आप ये वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। बहरहाल वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की, रजू करने की भी कोशिश की कि हम जो है वो इस मस्जिद को बचाना चाहते हैं। बहुत पुरानी और तारीख़ी मस्जिद है जिस पर भी ये बात की जा रही थी कि इसको बचाना चाहता हूँ। ऑल्दो आज के दिन पर भी ये हेयरिंग थी जो कि नहीं हो सकी और उससे पहले इसको मिस्मार कर दिया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। और ट्यूसडे है चूँकि होपफुली कि आप लोग जो है वो मंडे ब्लूज से निकल आए होंगे और आपने फील कर लिया होगा कि वीकेंड खत्म हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट के वीक में क्या क्या होने जा रहा है। आपको टॉप स्टोरी में सबसे पहले बताएंगे कि आपको पता है बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, लेकिन एक गैर मामूली ताखीर जो है उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो सिंध इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद सवाल यही है, अब एक क्वेश्चन मार्क इज के कोई भी एक जमात एज ए इंडिविजुअल मेयर लाने की कंडीशन में नहीं है तो किस तरह से किसका अलाइन किसके साथ होगा, जिसके बाद मेयर कराची अनाउंस किया जाएगा। एक लंबे अरसे के बाद चूंकि बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा कब होगा कि कोई भी इलेक्शन हो, वो चाहे कौमी असम्बली के हों और पंजाब की अगर हम बात करें या किसी भी बल्दियाती इलेक्शन की हम बात करें तो इलेक्शन हो और तमाम लोग उस पर इत्तफाक करें। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको इस बारे में बताएंगे कहीं आप मुसलसल बैठकर काम तो नहीं कर रहे, मतलब आप इतनी बिजी रूटीन आजकल चलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम शो करते हैं, शो के बाद हमारी बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा चलना फिरना लगा रहता है। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस्त जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, तो आप मुसलसल अगर बैठकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी कमर और ख़ास तौर पर कमर पर L5 के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत कॉमन देखती हूँ। हर 2 में से 1 और 3 में से 2 अफराद जो है ख़ासतौर पर मर्द हजरात वो इसका शिकार हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि आप मुसलसल बैठकर काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई मोशन नहीं है और आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस से निकल कर बाहर जाते हैं सिवाय ब्रेक के। तो ये जो एक सिनेरियो है जो 9 to 5 जॉब का, या अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो उसमें भी घर बैठकर ही मुसलसल काम किया जाता है। आज फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं, उसमें भी ये होता है कि आपको मुसलसल कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है। इस तरह की जॉब, इस नौयत की जो मुलाजमत है वो कितना आपकी हेल्थ को डैमेज करती है, खासतौर पर कमर के मसाइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बैठकर काम करने से। इसको हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में विद द डॉक्टर, उनकी कंसल्टेशन जो है वो आपसे शेयर करेंगे और इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हम आपसे आज हैवी बाइकर ट्रेनर फीमेल की मुलाकात कराएंगे। हैवी बाइक जो है वो आपने मर्द हज़रात को तो हमेशा बहुत चलाते हुए देखा होगा और मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें दी हैं। अब ख़वातीन जो है वो कोई भी फील्ड हो उसमें मर्दों के शाना बशाना चलने के लिए नहीं, अपने शौक़ की वजह से आ रही है। ये टिपिकल लाइन्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं कि नहीं हमने मर्दों के शाना बशाना चलना है और जो मर्द करेंगे हमने वो करना है। नहीं, ख़वातीन की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और वो जो शौक़ रखती हैं वो उसको शौक़ से करना पसंद भी करती हैं। तो ये ट्रेनिंग देती हैं हैवी बाइक की, कौन है टू बी कॉन्टिन्यूड, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मॉर्निंग शो में। इसके अलावा हमने आपसे जो चीज़ें शेयर करनी है वो है हमारा डेली डोज। सो वी आर डन विद द टॉप स्टोरीज। इन टॉप स्टोरीज को आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इन आर डिटेल सेगमेंट, लेकिन चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ जो कि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई डोंट नो गाइज कि आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको मुख्तलिफ और अनोखी खबरें जो है वो ला कर देते हैं। और पहली अनोखी खबर जो है वो जर्मनी से है, जहाँ पर आपको पता है अगर हम पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक की बात करें तो पेट रखने का शौक़ सबको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन
ये जनाब जो है इनका पेट डॉग है और उस डॉग के साथ उन्होंने पहले भी बारहा कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ये बड़ा अनोखा और इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड है। जर्मन शख्स है जिसने अपने कुत्ते के साथ रस्सी कूदने का ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि कायम किया है। अब इसमें स्पेशल क्या है, देखने में इट सीम्स टू बी लाइक वेरी सिंपल, लेकिन स्पेशल ये है कि आधे मिनट में यानी 30 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने ये रस्सी कूदी है और कितनी दफ़ा, 32 बार। और ये देखिए ये ट्रेंड, ऑब्वियसली ये इट सीम्स टू बी लाइक कि बहुत आसान लग रहा है और हमने स्कूल लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या पिटी में ये बहुत ज़्यादा किया होता है, लेकिन अपने डॉग को या किसी भी पेट को इस हवाले से ट्रेन करना, और ख़ासतौर पर अगर डॉग पेट्स की हम बात करें तो इनको ज़्यादा ट्रेन किया जा सकता है और ये ज़्यादा समझते हैं इंसानी नफ्सियात को और इंसानी एक्शंस को। तो ये उनका पेट डॉग है जिससे इससे पहले भी वो कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन अभी ये रस्सी कूदने का जो रिकॉर्ड है इसकी स्पेशलिटी बेसिकली ये है कि आधे मिनट में 30 सेकंड में 32 बार रस्सी कूदने का ये आलमी रिकॉर्ड जो है वो ये जर्मन शख्स अपने पेट डॉग के साथ बना चुका है। तो बाकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने इसको नोटिस भी किया है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा मेक श्योर की जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड नहीं बन जाता, दे हैव फ्यू SOPs जिसको आपने फॉलो करना होता है और उसके बाद ही आपका नाम जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनता है। सो दे आर सक्सेसफुल टू मेक इट पॉसिबल। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर देते हैं। अगली खबर जो है थोड़ी सी इमोशनल भी है और थोड़ी सी इस तरह की भी है कि कैंसर जो है आपको पता है एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसमें नॉर्मली कीमो होती है और कीमोथेरेपी के थ्रू आपके सर के बाल गिर जाते हैं। और ख़वातीन आपको पता है कि अपनी ब्यूटी में ख़ास तौर पर बालों को लेकर कितना कॉन्शियस होती हैं। तो अगर हम इस खातून की बात करें तो अपनी इस मर्ज की वजह से, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ने की वजह से, वो एक बार्बर शॉप पे गई और वहाँ पर उन्होंने अपने बाल कटवाए, लेकिन वो मनाज़िर इस तरह से रोने वाले थे। ओ माय गॉड, कैंसर की मरीज़ा ये शख्स, ये जो औरत है ये वहाँ पर मौजूद है और ये बार्बर के पास है, वो इसके बाल काट रहे हैं बिल्कुल ताकि तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बहुत तेज़ी से झड़ते हैं कैंसर के मर्ज में। तो इजहार एकजहती के लिए ये जो बार्बर है यानी हजाम, उसने अपने सर पर भी ये जो है वो ट्रिमर चला दिया और अपने आप को भी उसी सूरत में, यानी इजहार एकजहती के लिए उसने कहा कि वी आर द सेम। और आप ये देखिए कि खातून जो है वो ज़ारो कतार रो रही थी जब उसके बाल काटे जा रहे थे। वो इतना रो रही थी कि उसे अपने आप को देखा नहीं जा रहा था। तो उससे इजहार एकजहती करने के लिए जो हजाम है उसने अपने बाल काट दिए और अपने बाल थोड़े नहीं काटे, पूरा रेजर जो है वो अपने बाल पर फेर दिया और ट्रिमर कर लिया अपने आप को। और जैसे वो खातून थी, हालांकि खातून ने इस मौके पे, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि खातून ने रोका है काफ़ी उसे कि नहीं ऐसे नहीं करो, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो मरीज़ हूँ और मेरा तो ये मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो लेकिन हजाम जो है उसने बिल्कुल बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं, इजहार एकजहती के लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस पेन को फ़ील करूँ कि आप अगर बालों के बगैर हो तो कितना मुतासिर करती है आपकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर। आप जानते हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेयर्स और हेयर स्टाइलिंग और बालों की ग्रोथ के लिए, बाल जब झड़ते हैं उसके लिए ख़वातीन कितने टोटके करती हैं। लेकिन कैंसर जैसा मर्ज जो है वो यकीनन कोई इलाज नहीं है, ख़ासतौर पर जब बाल गिरते हैं। मैंने बहुत सारी अपने सर्कल में ऐसी ख़वातीन को देखा है जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और तवाना हैं, लेकिन जब इस मर्ज को डायग्नोस करने के बाद जिस तरह से कीमो होती है और डॉक्टर्स के पास ऑन एंड ऑफ जाना होता है, ना सिर्फ आप मेंटली बल्कि इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन होता है आपका कैंसर में ख़ास तौर पर, और फिर आपकी लुक्स उससे मुतासिर हो तो फिर आप टोटली शटर्ड हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी खातून है जो कि बाल कटवाते वक्त रो रही थी और उसने अपने आप को एक दफ़ा भी खुद नहीं देखा। और जो बार्बर है उसने सोचा कि मैं आपसे मोहब्बत का इजहार और इजहार एकजहती करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपका साथ दूँ, और मैंने अपने बाल भी काट दिए। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल थी, 2.4 मिलियन व्यूज़ हैं इस वीडियो के, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किए। और बड़ा इसके लिए इन माय वर्ड्स बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। आप ऐसे ही किसी के साथ इज़हार एकजहती के लिए इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। फ्रेंड्स भी और फैमिली भी बाज़-औक़ात इस तरह का स्टेप उठाने से पहले सोचते हैं, लेकिन ये फ्रॉम नोवेयर आप देखते हैं कि सिर्फ बार्बर शॉप है और ये बार्बर है, लेकिन वो इतना इमोशनल है कि उसने फील किया इस पेन को कि खातून के बाल गिर रहे हो तो वो क्या पेन होती है। इसीलिए इज़हार एकजहती के लिए ये बड़ा अच्छा जेस्चर था जो कि हमने आप लोगों से शेयर किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो भारत से अच्छी खबर है। पहले हमने भारत से आपको ऐसी खबर दी जिससे हमें गुस्सा ही आता है, हमें परेशानी होती है, लेकिन ये
इतनी छोटी सी जो आप उसके हाथ में चीज़ देख रहे हैं, ये कोई एक स्टिक नहीं है, बेसिकली ये हॉकी स्टिक है। इट सीम्स टू बी लाइक अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ तिनका जिसे आप देखते हैं माचिस की, ये वो भी लग सकती है कि माचिस की जो डिब्बी में आप देखते हैं कि स्टिक्स होती है वो भी लग रही है, लेकिन ये दरअसल है हॉकी स्टिक। दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक है जिसकी लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 1 मिलीमीटर है। और इनका ताल्लुक जो है वो उड़ीसा से है। बेसिकली आप जब जानते हैं कि इस दफ़ा हॉकी वर्ल्ड कप जो है मर्दों का वो भारत में हो रहा है। 13 जनवरी को जो है वो पहला उनका मैच था जो कि हुआ है, लेकिन अब जो है वो वहाँ बहुत पसंद किया जाता है हॉकी को। और ये ख़ुद जनाब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ हॉकी का, मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खेलना भी चाहता हूँ। इनका नाम है सत्यनारायण जो है वो पहले भी एक हॉकी स्टिक बना चुके हैं, लेकिन उसका साइज़ जो है वो तो इससे काफ़ी बेहतर था, मतलब काफ़ी बड़ा था। अब इन्होंने कैन यू इमेजिन कि इसमें स्पेशलिटी ये है खबर आपको देने में कि इन्होंने इस हॉकी स्टिक को सिर्फ 30 मिनट में बनाया है। सिर्फ 30 मिनट में इस हॉकी स्टिक को बनाया उन्होंने, और बनाने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। हुनर है भी, भारतीय हुनरमंद ये हॉकी का शौकीन है जिसने छोटी सी स्टिक बनाई है और इसका साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और चूँकि ये हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है भारत में, चूँकि आजकल हो भी रहा है, तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उन्होंने ये छोटा सा जस्टर दिया है जो कि ज़बरदस्त सा लग रहा है। बहुत छोटी सी हॉकी स्टिक है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मुश्किल खबर है। मुश्किल कैसे है जनाब? बेसिकली तो ये अकाउंटेंट है, ये शख्स, पहले मैं आपको इसका तारुफ देती हूँ। ये अकाउंटेंट है और सारा दिन काम करते हैं, लेकिन रात में बैठकर एक अनोखा शौक है जो कि ये पूरा करते हैं। टाइपिंग करते हैं बैक वक्त 4 कीबोर्ड से। और कैन यू इमेजिन कि 4 कीबोर्ड से जो टाइपिंग करते हैं वो सीधी नहीं करते, उल्टी टाइपिंग करते हैं। मतलब इन्होंने अब तक 81 बुक्स जो हैं उसको टाइप कर लिया है, एक साथ 4 कीबोर्ड इस्तेमाल करके उसको टाइप किया है। और टाइप भी ऐसे किया है कि वो सीधा नहीं उल्टा टाइप करते हैं। मतलब आप अगर मिरर रखेंगे तो मिरर के अक्स में आपको वो किताब या उसका सफ़ा जो है वो सीधा पढ़ सकेंगे। अगर आप खुद उसको पढ़ना चाहें, जैसे ये पेज है, तो आप इसको सीधे तरीके से नहीं पढ़ सकते, इसको उल्टा टाइप करते हैं वो, जिसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महारत नहीं, आपके दिमाग का उल्टा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो उनको ये बुक्स जो हैं वो अब तक तोहफे में भी दे चुके हैं। जैसे बाराक ओबामा को इन्होंने ये तोहफे में दी, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मज़ीद जो बड़ी पर्सनालिटीज़ है जिनका नाम है, चाहते हैं कि मैं इसको टाइप सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो मेरा शौक़ है, प्लस मैं इनको गिफ्ट करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का नाम है, और वो चाहते हैं कि ये जिस तरह से मैंने इसको महफूज करके रखा है इस तरह से आप भी इसको महफूज करके रखें। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज। होपफुली कि अब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे तो आप हमारे साथ होंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो में आपके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब असेंबली टूट चुकी है, केपी के असेंबली टूटने जा रही है। इस पर अब आपको बताएं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो कौमी असेंबली जा रहा हूँ, उसके लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नून लीग वालों से कुछ लोगों से बातचीत की जा रही है, कच्चा काम नहीं करूँगा। कल जो है वो सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की लाहौर में, और मुलाकात के बाद जो है वो सिनेरियो ये क्लियर हुआ है कि वो कौमी असेंबली जाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, हमने आपके इस्तीफ़े कबूल कर लिए, हमने क्या इस्तीफ़े जो आपने दिए थे वो कबूल कर लिए। जबकि पहले की डिस्कशन ये थी कि इस्तीफे चंद एक कबूल हुए, सारे के सारे कबूल नहीं किए गए। लेकिन अब कौमी असेंबली जाने की स्ट्रैटेजी उनकी क्या होगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। एजाज सैयद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा आप क्या स्ट्रैटेजी होगी इमरान खान साहब की? कौमी असेंबली जाने की उन्होंने बात की है और कह रहे हैं कि नून लीग वालों से मेरी बातचीत भी हो रही है, मैं पहले मेक श्योर करूंगा, पॉलिसी लॉन्च करूंगा, उसके बाद ही डिक्लेयर करूंगा कुछ। आपको क्या लगता है किस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो? देखिए, इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं, हर रोज वो नई बात करते हैं, और हर रोज जो है हम मीडिया वाले उनकी हर नई बात के ऊपर एक नई बहस खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये जो उनकी गुफ्तगू है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे, ये बड़ी अहम है इस एतबार से कि पार्लियामेंट में जाने के बारे में उनको सारी दुनिया कह रही थी। आला अदलिया ने भी उनको मशवरा दिया था कि वो पार्लियामेंट में वापस जाएं, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त तो उन्होंने मशवरा वो कबूल नहीं किया। अब वो आ रहे हैं। मेरे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो ये है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट
के खिलाफ एक तो तहरीके अदम एतमाद पेश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और तहरीके अदम एतमाद पेश करने के बाद वो आम असेंबली तोड़कर वो अगले इलेक्शन का ऐलान खुद करने की कोशिश करेंगे। इब्तदाई प्लान तो ये है, प्लान ए तो ये है, और प्लान बी ये है कि वो असेंबली में आएंगे, मौजूदा गवर्नमेंट को एम्बेरस करेंगे और एम्बेरस करते हुए शोर शराबा करेंगे, मीडिया की अटेंशन हासिल करेंगे, और इस दौरान में टाइम मुकम्मल हो जाएगा, और जब टाइम मुकम्मल हो जाएगा बाय दैट टाइम जो गवर्नमेंट है वो इतनी अनपॉपुलर हो चुकी होगी कि वो अगले इलेक्शन में लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। तो ये डायनेमिक्स है इमरान खान साहब की जो वो ये सोच रहे हैं। और अगर वैसे टू बी फेयर विद इमरान खान, उनका प्लान बुरा नहीं है। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ठीक है, जाहिर है वो गवर्नमेंट को एम्बेरस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि यू टर्न, तो इमरान खान साहब का ये ऐसा यू टर्न है जो शायद खुद भी यू टर्न सोच के ये शर्मिंदा होता होगा कि कितनी बार उसको लिया जा चुका है। अच्छा ठीक है सर, ये कहिएगा कि कल जो है वो इमरान खान साहब ने मुलाकात की कुछ सीनियर सहाफ़ियों से और उसमें कहा कि मैं जा रहा हूँ और कौमी असम्बली और मैं बात भी कर रहा हूँ नून लीग के कुछ लोगों से, जबकि वहाँ से नवाज शरीफ का फ़ोन राना सनाउल्लाह साहब को आया। उन्होंने कहा कि आपको कच्चा काम नहीं करना चाहिए था, तरीके एतमाद पर आपको पक्का काम करना चाहिए था। इस वक्त हमजा शहबाज वहाँ पे हैं, मरीम नवाज वहाँ पे हैं, नवाज शरीफ वहाँ पर है। कैंपेन अगर बल्दियाती इलेक्शन की देखी जाए ओवरऑल सारे सिनेरियो में तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जीरो नजर आ रही है। तो कितना ज्यादा जरूरी है इस मैनेजमेंट को सही करने के लिए नून लीग की क़यादत का यहाँ पर आना और इस सारे सिनेरियो को खुद देखना? देखें, नून लीग की क़यादत यहाँ पर आएगी, उससे कितना फर्क पड़ेगा इससे तो ये बात तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग की अगर क़यादत आ भी जाए और मुल्क में महंगाई में बतदरीज इजाफा होता जाए और जो प्राइस हाइक है और डॉलर की जो पैसे की जो डी वैल्यू होता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा ज्यादा भी फर्क डलेगा फर्क ये नहीं कि नहीं डलेगा, लेकिन लोगों को बताने के लिए क्या होगा नून लीग की क़यादत के पास कि हमने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी थी तो ये रिलीफ दिया अवाम को। तो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग की जो पार्टी है नून लीग, वो भी उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। ये कोई उनके लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है, आसान सूरत हाल नहीं है उनकी। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और चीज़ कही है एजाज साहब, उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने के लिए आ रहा हूँ। और अब जो उनका कौमी असम्बली जाने का प्लान है वो जैसे कि आपने शेयर किया कि प्लान उनका ये है कि वो तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है वो इस पर ये कहते हैं कि पहले हम इन्हें कहते थे कि आके हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठे, वहाँ पर बात करें, निगोसिएशन करें, तब ये मानते नहीं थे। आज ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट ये कि इनके इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, जबकि इस्तीफे उस वक्त जो है वो चंद एक ही कबूल किए गए थे, एक्सेप्ट किए गए थे, बाकी नहीं हुए थे। तो अब इनका कौमी असम्बली जाने का जो स्ट्रैटेजी है वो और है या वो इन इस्तीफों पर ही खेलेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लाड़काना से, DI खान से, पेशावर से, लंदन से पूछना होता है। और उसके बाद लंदन के अंदर भी टीयर है, यानी कि लंदन के अंदर लाहौर टीयर है एक और एक लंदन टीयर है। इन तमाम जगहों से पूछ के गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक गवर्नमेंट के जो वज़रा बयान दे रहे हैं वो एक सियासी बयान तो जरूर है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी आएगी और वो देखना होगा कि वो पॉलिसी अडॉप्ट क्या करते हैं। और जबकि इमरान खान साहब चूंकि पॉलिसी मेकिंग में वो तन्हा है, वो किसी को जवाब दे नहीं है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट को एम्बेरस करते या गवर्नमेंट के बारे में कोई पॉलिसी बनाते हुए कोई टाइम नहीं लगता। तो ये बुनियादी एक फर्क, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, ये जो बयानात है मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा साहब, ये कहिएगा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो 48 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, इस दफ़ा गैर मामूली ताख़ीर जो है उस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है इन इलेक्शंस को। और अब जो आ रही है सिचुएशन सामने, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अभी इस वक्त कोई भी एक जमात एज ए इंडिविजुअल मेयर लाने की कंडीशन में नहीं है। तो इस अलायन को आप किस तरह से देखते हैं, कौन किसके साथ जाना पसंद करेगा? मुझे जरा दोबारा सवाल करिएगा, सॉरी। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें गैर मामूली ताख़ीर जो है उस पर काफी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की बार बार जस्टिफिकेशन भी इस पर आ रही है, लेकिन इस वक्त जो तमाम पार्टीज है वो एज ए इंडिविजुअल इस कंडीशन में नहीं है कि कोई अपना इकलौता मतलब एक अलग से मेयर ला सके। तो कौन सी पार्टी जो है वो किससे अलाइन करेगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, कौन किसके साथ जाना पसंद करेगा?
देखिए, जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं ये बड़े ट्रिकी होते हैं। Yes. इसमें मुखालफीन भी आपके तादी बन जाते होते हैं, क्योंकि ये लोकल लेवल की जरूरियात को आपने देखना होता है। बाज़ जगहों पे तो आपको नजर आएगा। सिंध वाला तो मामला काफी हद तक क्लियर है कि वहां पर क्या हुआ है। अब पंजाब एक मेन बैटल ग्राउंड है। पंजाब में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नवाज का। पीपल्स पार्टी है, ये नहीं कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी उतनी प्रेजेंट नहीं है। टीएलपी और जो बाकी मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी वगैरह, उसको ट्रेडिशनली हम देख चुके हैं कि कोई इतना वोट उनकी पजीराई नहीं है पंजाब के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि असल मुकाबला पीएमएलएन का होगा, और ये लाइकलीहुड है कि पीएमएलएन के साथ जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं वो अलायंस करें मुख्तलिफ अजला के अंदर। सर, एमक्यूएम का लास्ट मोमेंट पे बाइकआउट करना, इसका लेवरेज, इसका फायदा किसको हुआ है? आपको इस हवाले से क्या लगता है? कोई नुकसान या कोई फायदा हुआ ही नहीं उनके जाने से? नहीं, मेरे ख्याल में नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये एमक्यूएम को खुद नुकसान हुआ है, और सबसे अहम यह है कि इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। इसका फायदा और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने सीटें निकाली हैं उन सबको हुआ है फायदा। अगर एमक्यूएम वहां पर मौजूद होती तो मेरे ख्याल में एक डिफरेंट सिचुएशन होती, लेकिन एमक्यूएम की जो क्यादत है, जो नई एमक्यूएम बनी है उसकी क्यादत है, तो उन्हें पता लग गया था कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने उधर से बाइकआउट का ऐलान कर दिया हुआ है, तो फिर इन्होंने भी बाइकआउट का ऐलान किया है। तो इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी इख्तियार की। मेरे ख्याल में अगर ये होते मैदान के अंदर तो शायद थोड़ी सी डिफरेंस हम देखते। सर, जमात कैंपेन को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंपेन की जो नज़र भी आ रही है। अगर इस वक्त 86 सीट्स को देखें यूसीस को, तो वो उनके पास है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि इस वक्त इनका अलायंस जो है वो किस तरफ झुकाव ज़्यादा है? किसके साथ मिलेंगे तो अपना मेयर ला सकेंगे? देखिए, जमात इस्लामी वैसे तो जो सिराजुल हक साहब हैं उनकी पॉलिटिक्स अभी तक कोई नतीजा नहीं दे सकी। सिराजुल हक साहब अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है बतौर अमीर जमात इस्लामी, वो एक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बतौर अमीर जमात इस्लामी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप गुज़िश्ता 2 आम इंतखाबात देख लें, वो खुद सेनेट में उनको आना पड़ा। देखें ना, वो अपनी जो एक जनरल असेंबली की सीट है वो नहीं थी उनके पास, तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए। ये जो सिंध के अंदर एक आई है जमात इस्लामी, सिंध के अंदर जमात इस्लामी मौजूद है, और मैंने जिस तरह आप कहा ना कि एमक्यूएम का ना होना भी एक बहुत सारे लोगों को फायदा और नुकसान इससे हुआ है लोगों को। लेकिन जमात इस्लामी प्रीडोमिनेंटली एक मजहबी वोट रखती है, तो एमक्यूएम अगर होती तो शायद उसको इतना डैमेज ना होती, तभी जमात इस्लामी के ये वोट थे। लेकिन जमात इस्लामी सिंध में मौजूद है। आपको याद हो कि कराची के बड़े मुतहर्रिक मेयर रहे हैं नेमतुल्लाह साहब, वफात पा चुके हैं, वो जमात इस्लामी के थे। और जमात इस्लामी जमीयत उलमाए पाकिस्तान वो भी हैदराबाद में मजहबी वोट बिल्कुल है, तो उन्होंने अपना जो मजहबी वोट है उसको बेदार किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंध की अटक ये हुआ है। मरकज में अब तक के जितने इंतखाबात हुए हैं, जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हुए हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर हुए हैं, वहां पर तो जमात इस्लामी की जमानतें जब्त हुई। ठीक है सब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपका जो भी रिव्यू था उस पर यही बात है कि अभी इस वक्त सवालिया निशान यही है कि मेयर कराची कौन होगा, और काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कुछ ही देर में। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब की अगर खासतौर पर हम बात करें तो बहुत सारे त्योहारों को हम लोग बड़े शौक से और ज़ौक से मनाते हैं, लेकिन आजकल सीज़न जो है वो सर्दी का है, और लोहरी जो है वो बड़ी फेमस है पंजाब में। ये त्यौहार क्या है, इसकी तारीख क्या है, लोग इसे कैसे, किस तरह से और कहाँ कहाँ मनाते हैं? मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि पंजाब में अगर पिंडी भटिया के अलावा बात की जाए तो बहुत सारे इलाकों में लोग चाहते हैं कि इस त्यौहार को मनाएं। क्योंकि अगर मैंने बात करूं खासतौर पर इंडिया साइड की, तो चूँकि इस रिपोर्ट के आगाज़ में जैसे उन्होंने जिक्र भी किया कि एक इंडियन लड़की जो है उसको खासतौर पर याद रखा जाता है इस त्यौहार में, लेकिन ये जो आग का लावा जलाया जाता है इज़ अ काइंड ऑफ बॉन फायर, वो बेसिकली इंडिकेट करता है इस चीज़ को, जो कि मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया था, कि तमाम आपकी क़ुदरतें
नफरतें और परेशानियां जो हैं वो आप इस आग में फेंक दें, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर भी इस आग को लिया जाता है कि आप न्यू ईयर पे इस चीज़ का आगाज़ करें कि इस आने वाले साल में तमाम नफरतें जो पिछले साल में आपके पास थी, या आप लोगों से नाराज़ थे, ये लोग आपसे नाराज़ थे, उन तमाम चीज़ों को आपने इस आग में झोंक देना है और नए साल से नए तरीके से और नए जोश के साथ अपने अपने नए साल का आगाज़ करना है। इस पॉइंट लोग लोरी से जो है वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्लस इस पॉइंट से भी करते हैं कि तमाम लोग जो है वो इस की तपश को महसूस करते हैं, इस वार्मथ को महसूस करते हैं। इसके अलावा मैंने ये देखा कि तमाम लोग जो हैं वो इसको इंडिकेट इस लिहाज से भी करते हैं कि नया साल जब आ रहा है तो हमने पुराने साल की तमाम वो चीज़ें जो हमें नापसंद थी वो हमने इसमें झोंक देनी है और हमने उसके बाद एक नए सिरे से नए साल का आगाज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे तरीक़ों से कनेक्ट किया जाता है, और ख़ासतौर पर अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इस इवेंट को बनाने का मकसद ये भी होता है कि आग का लावा जलाया जाता है, मिठाई तकसीम की जाती है, गेट टुगेदर होता है, और पंजाबियों को तो मौका चाहिए कि छोटा सा कोई इवेंट हो और हम सब इकट्ठे होकर मिलजुल कर बैठें और बातचीत करें और गपशप करें। और इवेंट जो है वो आगे बहुत कम हो गए हैं। पहले तो अगर हरमीत पाजी और अब्दुल रऊफ साहब होते हैं यहाँ पे तो हम डिस्कस करते हैं कि वो रिकॉल करते हैं इन चीज़ों को कि बसंत भी मनाते होते थे और पता नहीं कौन कौन से ऐसे इवेंट्स बनाते होते थे। अब तो सिर्फ हम एक ही चीज़ बनाते हैं, वह है सियासत। सुबह शाम दोपहर हम एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं, वह है सियासत। लेकिन अब भी लोग, मैंने जो लोगों को देखा है छोटे लेवल पर भी खासतौर पर इसको हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इन समझा जाता है। वो लोग इसको बड़े ग्रैंड लेवल पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन चूँकि पंजाब का कल्चर भी है और हम इसको रिलेट करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन से, तो इसको भी पंजाब में लोग मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया भी जा रहा है। जैसे कि रिपोर्ट आपने देखी है, बड़ी तादाद है लोगों की जो कि वहाँ पर जमा है और शाम से जमा है। फिर जब रात होती है तो ये आग का लावा जलाया जाता है जिसमें तमाम चीज़ों को पकाया भी जाता है। वहाँ पर आप मिठाई भी तकसीम की जाती है, खाने मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर बनाई जाती हैं। लोग जो है वो सर्दी को एंजॉय करने के भी आते हैं और फेस्टिविटी जो है उसको भी इंजॉय करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक अच्छा इवेंट है जिसको मेरे ख्याल से सेकंड करना चाहिए, हमें भी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमें तो मौका चाहिए किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का। तो हमने अब लेनी है एक ब्रेक और ब्रेक होगी न्यूज़। तो आप न्यूज़ सुन के वापस आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और शो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए तो चलिए ये काम है कि मॉर्निंग शो करने के बाद आई यूजुअली रोमिंग ऑल अराउंड क्योंकि मेरा बहुत सारा काम होता है। बट आई यू गाइज, अगर आप लोग 9 to 5 जॉब करते हो और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कोई इस तरह का काम है जो कि सारा दिन आपको बिठाए रखता है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आप सबके लिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा वर्कआउट ना भी करना लेकिन अपनी बॉडी को मोशन में रखना। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं मुसलसल बैठकर काम करने से। और आजकल अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो सारा दिन उनको बिठाए रखते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कमर के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं मुसलसल बैठकर काम करने से, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर अक्सा एजाज फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अक्सा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा इस हवाले से कि मुसलसल बैठकर काम करने से तो मसाइल क्या क्या होते हैं? मुसलसल बैठने की वजह से हमारे पास सिर्फ कमर की नहीं बल्कि गर्दन के भी बहुत से मसाइल आते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि कमर के साथ साथ हमारे कंधों में दर्द है, हमारी गर्दन में दर्द है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह, जैसे आपने भी बात किया है कि मुसलसल बैठने की वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई मोबिलिटी नहीं हो रही, उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि जैसे आपने कहा कि बैठ के पढ़ना आजकल, क्योंकि जैसे पहले ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुई थी, उसके अलावा जो ऑफिस वर्कर्स हैं जैसे आप बैठ के मॉर्निंग शोज़ वगैरह होस्ट्स हैं, इनको काफ़ी देर बैठ के काम करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट पोस्चर्स लोग अपना मेंटेन करते हैं। कुछ लोग हैं कि वो रिलैक्सिंग पोस्चर जैसे बिल्कुल लेट के बैठते हैं, काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं आगे झुक के बैठते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्पाइनल मसल्स हैं वो स्ट्रेच पोजीशन में रहते हैं। कांस्टेंट स्ट्रेच पोजीशन में रहने की वजह से वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेन कॉज करते हैं। उसके अलावा ये है कि जैसे डेस्क वर्कर्स हैं, उनकी जो हाइट वगैरह होती है वो एडजस्ट नहीं होती। तो जब वो एडजस्ट नहीं होती तो उसे अलग से पोस्चर बनाना पड़ता है। जैसे किसी को ऊंचा बैठ के काम करना पड़ता है, ऊपर की तरफ
जैसे लैपटॉप वगैरह सामने पड़े हुए हैं तो बाजू की पोजीशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो भी मसल्स गर्दन की या शोल्डर की पेन कॉज करते हैं। और जो एक और वजह हो सकती है उसमें ये होता है कि जैसे आप बैठे रहते हैं, काफ़ी देर बैठते हैं, कोई मोबिलिटी नहीं हो रही आपकी, तो उसकी वजह से जो हमारी स्पाइन है उसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, उसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर आता है। जब कांस्टेंट प्रेशर आता है ना तो वो जो डिस्क है ना हमारी कंप्रेस होती है और उसके अंदर होता है एक फ्लूइड। जब वो फ्लूइड के ऊपर कंप्रेशन आता है तो वो लीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स गुजरी होती है ना स्पाइन से, उसके ऊपर प्रेशर आता है। फिर अच्छा, एक और बात, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात ऐड कर ले कि एक तो मैं ये मिथ खत्म करना चाहती हूँ कि जिम जो है वो पतले होने के लिए होती है। जिम हमेशा आप करते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कैपेसिटी, अपने स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए। और मसल्स, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के लोग देखे, खासतौर पर वो जो कि जिम करते रहे हैं या अभी नहीं भी कर रहे, तो 1-1.5 साल पहले तक अगर जिम करते थे तो वो मसल स्ट्रॉन्ग जो उस जिम करने से होते हैं वो द रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल। अब हमारे, अगर हम नौजवानों की बात करें तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनकी कमर में दर्द है। हाँ जी। खवातीन की बात करें तो अगर वो शादीशुदा नहीं भी है तो झुकने से कमर में दर्द होता है, चाहे वो बहुत ज्यादा बैठकर काम नहीं भी करती। मसल्स जो हैं वो कितने ज्यादा वीक हो जाते हैं सिर्फ आपकी बॉडी मोशन लेस होने की वजह से। क्योंकि हमारी, अब देखिए कोई भी चीज़ है तो उसको स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप कहीं जिम में करने, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक्टिविटी हो रही है, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। जिम में जो भी आप चीज़ के लिए जाते हैं, जैसे अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं या स्ट्रेंथनिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें डिफरेंट आपके प्लान्स होते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। इसी तरह अगर कोई, जैसे आप कह रही हैं कि शादी से पहले भी कमर दर्द कॉमन है, वो इसी वजह से क्योंकि औरतें खड़े रह के काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं या जो भी काम कर रही है, लेकिन उसमें अपना थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल रही कि वो एक्टिविटी करें। एक्टिविटी करने से मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आती है, उसको न्यूट्रिएंट वो काम कर रही है तो वो बहुत काम कर रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, खड़े होकर काम कर रही है तो एट द एंड ऑफ द डे कहेंगी आज मैंने बहुत काम किया, इतना तो मैं फिरती हूँ, मैं क्या वॉक करूँ, इतना तो मैं सारा दिन ऊपर नीचे होती हूँ। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो काम नहीं होता, वो थकान होती है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब क्योंकि पेशेंट्स भी जब मेरे पास आते हैं ना, वो यही कहते हैं कमर दर्द के लिए आएंगे तो मैं कहूँगी आप एक्टिविटी करें, मैं उनको डिफरेंट प्लान्स देती हूँ, उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो यही कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, हमारी तो एक्सरसाइज होती रहती है। लेकिन वो ये नहीं होता, उसमें ये जो एक्सरसाइज हम प्लान करते हैं ना, उसमें स्पेसिफिक जो मसल्स हैं उनको टारगेट किया जाता है जिनकी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो ये जो काम कर रहे होते हैं वो उल्टा थकावट होती है, वो फटीग में चला जाता है, वो मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती। अच्छा ठीक है, अक्सर ये बताइए, एक और बड़ा मसला ये भी है यंग बच्चियों का कि अगर शादी नहीं भी हुई या प्रेगनेंसी या डिलीवरी नहीं भी है और अगर आप काम बहुत ज़्यादा नहीं भी करते हो, सिर्फ मुसलसल आजकल एक और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन है, मोबाइल पकड़कर हम मुसलसल बैठे रहते हैं, थकते हैं तो लेट जाते हैं, लेट के थकते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं, उठ के बैठते हैं तो खड़े हो जाते हैं। ये जो मुसलसल फ़ोन यूज़ करने से आपके बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी कितना डिस्टर्ब होती है और इससे क्या क्या मसाइल होते हैं? वही बात फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। दूसरी बात ये है कि जैसे फ़ोन, अब खुद पोस्टर देखें, जब फ़ोन हम ऐसे यूज़ कर रहे थे, लेट के यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं, हाँ, गर्दन झुक रही है। उससे क्या होता है कि आपका जो फॉरवर्ड हेड आ जाता है। फॉरवर्ड हेड का मतलब है कि आपके जो कान है ना वो आपके शोल्डर्स के अलाइनमेंट में होने चाहिए। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेट के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो हेड है ना वो आगे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से वही बैक के मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच पोजीशन में आते हैं, और जब वो स्ट्रेच पोजीशन में आते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, आगे के मसल्स टाइट हो जाते हैं, पीछे के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच पोजीशन में आ रहते हैं, तो उसकी वजह से कांस्टेंट प्रेशर आ रहा होता है और वो वीकिंग पोजीशन में चले जाते हैं। अच्छा, अब इसके बचने के लिए हमने बात तो मसाइल की कर ली है, अब जिनका 9 to 5 जॉब है, उनका मसला है, उन्होंने बैठना है, उन्होंने काम करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, किस तरह से आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, और अगर आपने 9 to 5 जॉब करनी है तो उसके बाद की एक्टिविटी आपकी क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू आर सिक ऑफ दिस ना, आप इतना थक जाते हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट और समथिंग ना, तो क्या करना चाहिए, अपने पोस्चर्स को कैसे रखना चाहिए? आप मुसलसल, जैसे आपको पता है कि आपको बैठने की जॉब है, उसमें यह है कि आप थोड़ा सा बीच में, जैसे आप घंटा बैठ गए हैं, ब्रेक टाइम जरूर लें। घंटा बैठ गए हैं तो उसमें 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक लें। उस ब्रेक में आपने क्या करना है, वॉक करें, थोड़ी सी वॉक कर लें, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जितना भी आपको हो सकता है आप वॉक करें, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो उनमें सर्कुलेशन बेहतर हो। उसके बाद कुछ स्ट्रेचेस हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, आपने वो स्ट्रेचेस करने हैं। अगर आप ये करते रहेंगे ना तो आप थकेंगे नहीं, आपका बैक पेन नहीं होगा, पोस्चर ख़राब नहीं होगा। अगर नेक के लिए करें तो उसमें आपने सिंपल चिन टक इन करना है। चिन टक इन क्या होता है कि आपने अपना देखना है कि जैसे आपके ये
मेरी नॉर्मल पोजीशन है, इसमें आपने अपनी गर्दन को अंदर की तरफ खींचना है, इसको आपने खींच के रखना है। ठीक, ये आप करेंगे ना तो आपके जो बैक मसल्स जो सारे स्ट्रेच हुए हैं वो आपके स्ट्रेंथनिंग होगी, उनकी स्ट्रेचिंग है ये। ठीक, उसमें ये क्या आपने करना है कि जब आप चिन टक इन करेंगे ना, आपने उसको 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। अच्छा, ये मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन आपको पेन फील होती है, पेन और वो जो होती आपको है। पेन फील होती है वो दरअसल इसलिए होती है बिकॉज आपके मसल स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, स्पैज़म में होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से Tight होते हैं। डायग्नोस करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, वो आप जो बता रही हैं, मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस हमें देख रही है वो उसको प्रैक्टिस करें इमीडिएटली, अभी अभी करें। अभी अभी हाँ, ट्राई करें। बिल्कुल। आपने कहा है कि चिन टक इन करनी है, in, हाँ आपने जी। इसको ऐसे करना है अंदर की तरफ, हाँ और जी। अंदर की तरफ होल्ड फॉर 15 सेकंड, 5 to 10 सेकेंड 5 to शुरू 10 में, क्योंकि मुश्किल होता है तो 5 to 10 सेकेंड इफ यू होल्ड फील करें, पेन देन क्या है? तो फिर छोड़ दे। पेन तो होगी क्योंकि मसल्स मतलब pain है, इसका मतलब muscle weak है। मसल्स वीक है, मसल टाइट है, तो वो अच्छा। पेन तो होगी। ठीक है। लेकिन ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर आपको सडन शार्प पेन आ रही है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आपसे नहीं किया जा रहा, तो उसको छोड़ दें। इससे फिर क्या नहीं होगा? आप इससे करने से एक्सरसाइज क्या होगा? इससे ये होगा आपके मसल्स जो स्पैज़म में हैं, जो कांस्टेंट वो पोजीशन में मैंने आपको बताया रहेंगे, उसकी वजह से मसल्स स्पैज़म में होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। Okay. क्योंकि जब आप मसल्स को टच भी करते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत हार्ड हुए होते हैं। Yes. तो ये उसके लिए उससे मसल्स जो आते हैं आपके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी टिप है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो 9 to 5 जॉब करते हैं, और ये सिर्फ- बैठकर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये बिल्कुल उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो बाइक चलाते हैं ना, उनके लिए भी ये फॉरवर्ड हेड, राउंड शोल्डर्स उनके बहुत कॉमन होते या हैं। जो गाड़ी बहुत चलाते हैं। गाड़ी बहुत चलाते हैं, उनके लिए भी ये, मतलब जो ड्राइविंग करते हैं ना ज़्यादा, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये ज़रूर करें। अच्छा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एक और बात बताएं आप कि एक तो आपने ये चिन टक इन करने वाला बता दिया, अब इससे लोअर पोर्शन में आ हाँ जाते जी। हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट द शोल्डर्स एंड द नी, ये अगर बैक की Back बात में। करें, L5 का बहुत बड़ा मसला है, खवातीन का भी और मर्द हजरात का भी। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस का भी यही होगा, क्या L5 अगर डैमेज हो जाती है तो रिवर्स हो सकती है, रिपेयर हो सकती है? सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, सिवेरिटी हम देखते हैं, MRI करवाते, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें एक्सरेज हैं, MRI हैं, वो करवा के चेक किया जाता है कि सिवेरिटी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो रिकवर कर लेते हैं। डैमेज कितना, ये उस बात पे डिपेंड ये उस बात पे डिपेंड करता है। और क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो पहले आ जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी पोजीशन, अपनी कंडीशन को बहुत डिले करते रहते हैं, और फिर लेकिन ये होता है कि काफ़ी हद तक लोग रिकवर ठीक कर हो लेते जाते हैं। हैं। हाँ जी, ठीक कर और लेते हैं। फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं फिजियोथेरेपी या से ठीक होता मेडिसिन से भी आप है। हम मेडिसिन प्रेफर नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते। वो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं या फिजिशियंस हैं जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम एक्सरसाइज को फोकस करते हैं और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है डॉक्टर अक्सा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो L5 का अगर शिकार होते हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो दर्द उनके साथ होती रहती है। है। आप उसको दर्द नहीं कहते, आप यूँ कहें कि दे आर यूज्ड टू फिट टू लिव दैट पेन ना, वो उस दर्द के साथ रहना, या वो फील करते हैं कि यार हमारी कमर पहली जैसी नहीं है, तो वो उसके साथ रहना सीख जाते हैं। जी, फिजियोथेरेपी में ये थेरेपी रोजाना की बुनियाद पर ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें हैं जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं तो आपकी कमर या L5 जो अपनी डिस्क अपनी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पे वो पहले होती है, उस पोजीशन पर आ जाती है? क्या क्या करना चाहिए अगर आप घर पे हो तो? इसमें आप सबसे पहले वॉक करें। जो वॉक है ना, वो हर जो भी मर्ज है ना, उसका इलाज है। उसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक, उसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप करते रहें, स्ट्रेचेज हैं जो कि आप करते रहें, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बाकी अपना पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अगर आप झुक के बैठ रहे हैं या कमर को आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, टिल्टिंग है या कुछ भी है, तो उसकी वजह से कमर पे बहुत इफेक्ट आता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कह लें कि जब हम बेड से उठते हैं, स्पेशली औरतें जब वो बेड से उठती हैं तो वो बिल्कुल सीधा उठती हैं, जो कि डायरेक्ट प्रेशर आपका L4 L5 पे ही आता है। अच्छा। तो हमेशा करवट लेके उठें, उससे आपका, इससे भी बहुत हद तक आप कमर दर्द से बच सकते हैं। और एक और बात जो आप कह रही हैं, L4 L5 से लोग कहते हैं कि हमारी हमेशा ऐसे रहती है, उसके साथ साथ L4 L5 अगर इन्वॉल्व हो गया तो उसमें ये होता है कि आपकी टांगें सुन्न भी हो रही होती हैं। Yes. ये भी बहुत लोग Yes. कंप्लेन करते हैं, Yes. क्योंकि वो जैसे मैंने अब आपको शुरू में कहा है कि वो कंप्रेशन आता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के ऊपर। जब वो नर्व के ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से आपकी नर्व जहाँ जहाँ से गुजर रही है ना, जैसे स्पेशली टांगों में से पाँव तक, तो आपकी टांगें सुन्न होती हैं। मैं आपको स्ट्रेचेस बताती हूँ, वो आप करते रहें ना तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। जैसे आप बेड पे लेटे हुए हैं ना, आपने अपनी नीज बेंड करनी है, मतलब टांगों को मोड़े, घुटने मुड़े होने चाहिए आपके। अच्छा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो कमर है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। अच्छा, जो आपका
छत है ना उसकी तरफ आपने अपनी कमर को उठा के रखना है। ये भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करें शुरू में, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखें, 5 टाइम्स रिपीट करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप यूज टू होते जाएं तो आप इसको अपना जो इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है आप उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ व्हाइल सिटिंग लाइक दिस ना। हाँ जी, क्योंकि ये आपने अपनी कमर को होल्ड किया है, मतलब कि आपने अपनी कमर का भार उठाया हुआ है, और बिल्कुल आप ऐसे ना है। छत की तरफ यू आर जस्ट होल्डिंग इट आउट, होल्डिंग इट बिल्कुल, अप ना। हाँ जी। तो और इसके अलावा आप इसको एक नमाज का पोस्चर भी कह सकते हो। नमाज का पोस्टर नहीं, ये नमाज का पोस्चर नहीं, अगर आप नीज पे हाथ रख रहे हो और आप नहीं, हाथ आपका बेड पे होने चाहिए, बेड पे होना हाथ चाहिए, बेड पे ठीक होने है। चाहिए। कमर उठानी है, साइड पे ऐसे, साइड पे ऐसे साइड पे होने हाथ चाहिए। ऐसे होंगे, आगे या पीछे या साइड पे? साइड पे, साइड पे, जैसे हाथ आपके होने चाहिए और कमर को आपने हाँ जी बाहर अपनी से साइड उठाना है, पे, ठीक जी है। बिल्कुल। उसके बाद और अगला जो लोग अब ऑफिस वर्कर्स हैं उनके लिए तो बेड नहीं ना अवेलेबल होगा, उन्होंने क्या करना है, वो सीधा सिंपली वो खड़े होंगे और अपनी कमर पे इस तरह हाथ रखेंगे और उसको ना इस तरह, जिस तरह नॉर्मली हम स्ट्रेच आउट तो वैसे भी करते ही हैं जब कोई लोग थके होते हैं, हाँ जी, वो वैसे ही अंगड़ाई लेते हैं। ये भी आपने पोजीशन मेंटेन करके रखनी है 5 to 10 सेकेंड्स, ठीक। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद ये 5 टाइम्स करने हैं, 6 टाइम्स करने हैं, जितना आपके लिए आसानी है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 अलग अलग लोगों के लिए हो गई, ये एक स्ट्रेचेस हो गई, एक स्ट्रेंथनिंग हो गई। उसके अलावा जैसे आप बेड पे बैठे हुए हैं, आपने अपनी टांगें स्ट्रेट करनी है, ठीक, बिल्कुल आपकी टांगें सीधी हों और आपने अपने टोज को हाथ लगाना है। ये आपकी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, ठीक। और जो लोग ऑफिस वर्कर्स है वो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो वो ऐसे अपनी चेयर पे बैठ के सीधा सिंपली अपनी टांगों को हाथ लगाएं। ये भी वही स्ट्रेच है जो आपको बेड पे लेट के होगा और आप बैठ के भी कर सकते हैं। डॉक्टर अक्सर ने जो एक्सप्लेन किया है वो उन लोगों के लिए जो घर में कर सकते हैं तो दैट इज लाइक मोर देन गुड, लेकिन अगर आप घर पे नहीं कर सकते, यू आर इन ऑफिस, तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू डू दिस इन द डे? 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम। इसीलिए अगर आप ऑफिस में भी तो आपको 1-2 दफ़ा इस वर्कआउट की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। अपनी जो आपकी कंडीशंस चल रही हैं या आप उनसे बच भी, अगर आपको नहीं भी है तो आप ये करें ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें। हाँ, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स टाइप चीज़ है ना कि आपने पहले भी करना है, पहले करना है, हाँ जी, ताकि आप उस तक जाए ना, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि आप अगर डेस्क वर्कर हैं या आप किचन में रह के काम करते हैं तो यह होना ही होना, कभी ना कभी मसला तो होना ही है। तो आप इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स आप पहले ही लेना शुरू कर दें ताकि आप उन चीज़ से बच सकें। अच्छा, चलिए अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, कमर तो अल्टीमेटली रीढ़ की हड्डी है ना आपकी, वो डैमेज होती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। आप मतलब नेक की बात करें, फिर आप नीचे टांगों की बात करें, टांगों से घुटनों की बात करें, फिर आपका सारा स्ट्रेस जो है वो आपके पाँव पे होता है। तो रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर होती है मुसलसल बैठने की वजह से, तो उससे मुंसलिक क्या क्या मसाइल होते हैं और आप किन किन को एड्रेस करती हैं? अगर हम ऊपर से शुरू करें, गर्दन से शुरू करें, तो उसमें ये फॉरवर्ड हेड जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत कॉमन सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आम है, क्योंकि अगर हम डीप जाए तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन मैं अभी सिर्फ क्योंकि आम हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो ऑफिस रिलेटेड है या कोई भी घर का कोई बंदा है तो उससे रिलेटेड हम बात करें, तो इसमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, फ्रोजन शोल्डर आ जाता है, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ इतनी कॉमन है, उसके साथ साथ रिलेटेड फ्रोजन शोल्डर है। कोई इंजरी होगी तो उससे भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी गर्दन इन्वॉल्व होती है, नेक के जो आपकी स्पाइन है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। वो भी या तो वो फॉरवर्ड हेड की वजह से हो सकती है या फिर वो स्पाइन रिलेटेड होती है। स्पाइन में क्या, वो जो डिस्क मैंने आपको बताई थी, जैसे कमर में डिस्क में से प्रेशर बाहर निकल, वो फ्लूइड बाहर निकल के आपकी स्पाइन को या नर्व को आपकी इम्पिंज करता है ना, इसी तरह आपकी गर्दन में भी ऐसे ही है। जब वो आपकी नर्व को इम्पिंज करता है तो आपके हाथ सुन्न होते हैं। इसको भी हम एड्रेस करते हैं। उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत कॉमन सी बातें मैं आपको बता रही हूँ। फिर अच्छा, अक्सर एक और चीज़ ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो हम फील करते हैं, हाँ जी, लेकिन हमें लगता है अगर थकान है तो शायद थकान की वजह से सब कुछ हो रहा है, बट बेसिकली ये एक चीज़ आपकी बाकी चीज़ों को डैमेज कर रही होती है। तो ये इसको थकान के तौर पर आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह की पेन हो रही है तो इट्स अलार्मिंग, आपको उसके डायग्नोस की तरफ भी जाना चाहिए, उसके इलाज की तरफ भी जाना चाहिए, और फिर एहतियात तो लाजिम है। और ये सेगमेंट करने का मकसद भी ये था कि अगर आपको इस तरह का कोई डैमेज है तो आप एहतियात करें, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अक्सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं। होपफुली कि आप सबको समझ आ गई होंगी कि सारा दिन बैठकर काम करना है तो उसका इलाज करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं ख़वातीन और मर्द हज़रात को लेकर जो कि काफ़ी ओल्ड फैशन हो गई हैं। जैसे ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलना चाहती हैं और मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, और ख़वातीन जो है वो इस्तेहसाल का शिकार होती हैं। सो फar सो पता नहीं ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम बचपन से बड़े होते तक अब तक सुनते आए हैं। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ ख़वातीन को, तो हर फील्ड में वो इस गर्ज से काम नहीं करती कि मर्दों के शाना बशाना काम करना है। इस तरह से काम करती हैं कि वो काम करना चाहती हैं, उनका शौक़ है या ज़ौक़ है या ज़रूरत है, या फिर वो ये काम करना चाहती हैं, उनकी डेस्टिनेशन क्या है। इसीलिए हर उस फील्ड में जहाँ मर्द हज़रात को काम करता देखते हैं, अब ख़वातीन को भी काम करता देखते हैं, बिकॉज़ वो ये काम करना चाहती हैं, किसी को कम्पीट करने के लिए कतई तौर पर नहीं। तो हैवी बाइक एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आज हमने उठाया है। हैवी बाइक तो वैसे यूजुअली हम एफिलिएट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं मर्द हज़रात से, जो कि अच्छे भी लगते हैं बाइक चलाते हुए। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो भी अब मैंने ये देखा है लाहौर की सड़कों पर तो ख़ास तौर पे कि ज़रूरत के तहत लेकिन ख़वातीन बाइक्स चलाती हुई नज़र आती हैं। बिकॉज़ अब्बा पे, भाई पे या किसी पे डिपेंड करना कि हमें यहाँ छोड़ दें, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे इशू है। अब ख़वातीन खुद बाइक चलाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात करानी है मैंने महविश से। वो बेसिकली हैवी बाइक ट्रेनर हैं, खुद भी चलाती हैं और ट्रेनिंग भी देती हैं। तो जब ट्रेनिंग आप देते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो हैवी बाइक सीखना चाहती हैं। तो इस्लामाबाद में महविश मौजूद है, हम उनके पास चलते हैं और उनसे कुछ चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? महविश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और मुझे बताइएगा इस हवाले से कि कब से आप ट्रेनिंग दे रही हैं हैवी बाइक की, और आपने चलाना कब सीखी है? अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वो क्लियर होता है तो उनकी आवाज़ हम तक पहुंच सकेगी। हम इस पे उनसे मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन हैवी बाइक की बहुत सारी ऐसी कंपटीशंस, बहुत सारी ऐसी रेस जो है वो ऑन एंड ऑफ होती रहती है। लाहौर में अगर हम बात करें या फिर नॉर्दर्न साइड पे भी बात करें, तो मैंने तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो है वो अपने शो में की हैं जहाँ पर हैवी बाइक चला कर मैंने एक बेटी को और उनके फादर को नॉर्दर्न एरियाज़ यानी माउंटेन्स पर चलते हुए और राइड करते हुए देखा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ज़रूरत के तहत, तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं, शौक़ तो चलिए आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में या पहाड़ों में ले जाता है या आपका हैवी बाइक चला लेते हैं। लेकिन ज़रूरत के तहत भी आजकल ख़वातीन जो हैं वो इस कमी को पूरा करना चाहती हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिलाई ना करना पड़े, हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े कि अभी हमें यहाँ छोड़ा है, अभी हमें ट्यूशन से ले आए, अभी हमें स्कूल छोड़ा है, अभी हमें कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी के लिए हमें आपकी पिक एंड ड्रॉप चाहिए और इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक फैक्टर जिसको मैं प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें भी इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमने ख़वातीन को बाइक चलाते हुए तो देख लिया, हैवी बाइक चलाते हुए भी देख लिया, नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करते हुए देख लिया, लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस अभी भी कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम है। आप यूँ कहें कि हमने थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत सारा अभी जो है वो बाकी है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी भी ख़वातीन जब बाइक लेकर बाहर सड़कों पे निकलती हैं तो मुझ जैसी खातून को देखकर खुशी होती है भाई कि ख़वातीन बाइक चला रही हैं और ख़ुद एम्पावर हैं और किसी पर रिलाई नहीं कर रही अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अगर बाकी मर्द हज़रात को देखें तो ख़वातीन ये गिला भी करती हैं कि हरासमेंट का फैक्टर भी वैसे का वैसे ही है। ऐसे देखा जाता है आजकल गाड़ी चलाती हुई खातून को इतने गौर से देखा जाता है, बाइक चलाती वाली तो अनोखी लग रही होती है। तो हमें भी थोड़े से इस चीज़ का मुज़ाहरा करना है कि जहाँ पर घर के अब्बा ने या घर के भाई ने अपनी बहन को इजाज़त दी है कि आप बाइक लेकर बाहर निकले बिकॉज आपकी ज़रूरत है, इस तरह से जो दूसरे मर्द हज़रात जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता आपका, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या अखलाकी ज़िम्मेदारी आपकी ऐसी है कि आप अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में मौजूद ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। और फिर आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी ये कि आप एक्सेप्टेंस लेके आएँ अपने अंदर, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कि आपने किस तरह से इन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। और एटलीस्ट अगर आप ये काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा आपको काम लगता है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकते, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप कम से कम उन्हें हरास ना करें, कम से कम उन्हें एम्बारस ना करें। क्योंकि बाज़ुक़त मैंने ख़वातीन को जब बाइक चलाते हुए देखा है तो बहुत सारे लोगों को उनका मजाक उड़ाते हुए, उन पर देखा है बहुत ज़्यादा ठट्ठा लगाते हुए। क्योंकि आप देखते हैं कि ख़वातीन जो है जब इस तरह का कोई काम करती हैं, गाड़ी चलाएँ, हैवी बाइक चलाएँ या फिर सिंपल बाइक चलाएँ, तो हम देखते हैं कि हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं बाज़ुक़ात कि आपके घर में कोई इस तरह से आपको छोड़ने वाला, पिक करने वाला नहीं है। अगर ख़वातीन एम्पावर हो रही हैं और अपने बल पर एम्पावर हो रही हैं, तो अगर आपसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है या आप अपने घर की बेटी नहीं भी है,
तो आपको उसको इंडोर्स करना चाहिए, आपको उसको सेकंड करना चाहिए, आपको उन्हें इनकरेज करना चाहिए इस हवाले से, ना कि ये कि आप इस चीज़ को हंसी मजाक में उड़ा दें, क्योंकि पता नहीं किस मुश्किल की वजह से, किस परेशानी की वजह से अपने घर से बाहर निकली हैं और बाहर निकल कर उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया है कि वो अब अपना काम खुद करेंगी और अपने काम के लिए किसी को बॉदर नहीं करेंगी, किसी पर रिलाई नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें जो है ये हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि बाइक्स के साथ, हेवी बाइक्स के साथ साथ अब ख़वातीन जो है, पिंक रिक्शा बहुत ज़्यादा इन था और उस पर ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में अब वो चला कर रोज़ी भी कमा रही हैं। तो रोज़ी कमाने के भी बहुत सारे तरीके जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं कि आप फील्ड में बाहर निकलते हैं थ्रू एनी ट्रांसपोर्टेशन। मेविश से हमारा रब्ता जो है वो बहाल हुआ है और मेविश से हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। मेविश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर डिले। और थोड़ा सा आप दूर हैं, इस्लामाबाद है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आप मुझे ये बताएं कि हैवी बाइक की ट्रेनिंग जो है वो आप कब से दे रही हैं और आपने हैवी बाइक कब सीखी थी? मैंने 2012 में सीखी बाइक और शौक बचपन से था मुझे, और ट्रेनिंग के लिए आप जब कहें आपको बिल्कुल ट्रेनिंग मिल जाएगी। अच्छा। और एक बहुत अच्छी और एक चीज़ है बाइक चलाना। और आप जब बाइक पे स्पेशली जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ या बहुत सारी ऐसी जगहें पाकिस्तान की खूबसूरती को जब एक्सप्लोर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये मैं तकरीबन 10 साल से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 3000 प्लस लड़कियों को ट्रेन किया है बाइकिंग में। That's really और good. मज़ा आता है। अब तो बिज़नेस भी कर रही हूँ बाइक से रिलेटेड, और उसमें लड़कियों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी सेफ्टी गियर्स के हवाले से भी उनको अवेयरनेस देना और ट्रैफिक रूल्स के हवाले से उनको बताना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि अब लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं हमारे माशरे में, अपने काम खुद कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं, वो जाती हैं। बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देती हैं। तो अब देखकर खुशी होती है कि हमारे माशरे में जो है एक बहुत बड़ा चेंज आया है और अब इंडिपेंडेंट लड़कियां बाइक राइड कर रही हैं। अच्छा मेविश, आपको पता है मैंने प्रोग्राम के प्रोडक्शन में यही कहा है कि बेसिकली इस मिथ को और इस थॉट को एक्सक्लूड करना है लोगों के दिमाग से, कि कतई तौर पर हमारा मकसद ये नहीं है कि मर्दों को कम्पीट करें या उनके शाना बिशाना चलें या हमने उनके साथ मतलब कदम से कदम मिलाना है। दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। हमें अपने आप को एम्पावर करना है। ये हमारा शौक है कि हमने अभी बाइक चलानी है, ये हमारा ज़ौक है कि हमने इसको किस तरह से कैरी करना है। तो ये हमारा इट्स आवर थिंग, इट्स नॉट लाइक टू कम्पीट समवन, या लाइक मर्दों के बाद अगर हम करें तो आपने जिन खवातीन को देखिए, मैं फॉर बीइंग अ फीमेल बाइकर, जब मैं जाती हूँ बहुत सारे बाइकर्स ग्रुप में, वहाँ पर 60-70 समटाइम कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं 200-250 बाइकर्स भी होते हैं वहाँ पर। जब मैं जाती हूँ तो इतने सारे मर्द हजरात होते हैं, लेकिन एक जो मेरी फीलिंग्स होती है, एक जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है इतने सारे बाइकर्स के बीच में, तो वो एक खुशी, एक एक्साइटमेंट कुछ और होती है। बट शर्त ये कि आप प्रॉपर अपनी बाइक को मेंटेन रखें, अपनी सेफ्टी गियर्स को मेंटेन रखें और अपनी सोसाइटी को देखते हुए, कहते हैं ना वो एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए जब आप बाइकिंग करते हैं और हर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो एक बड़ा मजा आता है। और स्पेशली जब आप टूर करते हैं और टूर्स पे इतने सारे बाइकर्स हों, तो यू नो उस वक्त की जो एक होती है ना कि कई बाइकर्स ऐसे होते हैं कि अपनी मिसेस को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि देखो हमारे साथ फीमेल बाइकर भी है। तो उस वक्त की जो एक प्लेजर जो मिलती है ना, वो चीज बहुत एक वर्ड्स में हम नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते कि वो क्या चीजें होती हैं। तो मैंने तो इस तरह की बहुत सारी बाइकिंग अच्छा, मैं आपकी फीलिंग्स को नाम देती हूँ थोड़ा सा, कि आप इनकरेज भी होते हैं, फिर आपका खून डबल हो जाता है कि भाई देखिए मुझे अपनी बेगम को दिखा रहे हैं कि देखो अगर ये चला सकती है तो यू कैन डू इट एज वेल। अच्छा ये बताइए, अगर ट्रेनिंग देने की बात करें तो देखिए जो मसले हैं वो मसले हैं, उसको ज़रा एड्रेस भी कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, मास्टर में एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश की है कि ख़वातीन सिर्फ अपने शौक की वजह से या अपने ज़रूरत की वजह से करना चाहती हैं। हमारा कतई तौर पर कोई मकसद नहीं कि हम कम्पीट करें किसी को, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। मेविश, अम्मा अब्बा को मनाना, बाज़ुकात भाइयों की अना बीच में आ जाती है, ये मसले तो हैं और ये रहेंगे। इसे कैटर किस तरह से करती हैं, किस तरह से फैमिलीज़ को कन्विंस करती हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग देना बड़ी ज़रूरी है भाई? मैं पता है सुहा होता है ये कि लड़कियां जो है ना बहुत टैलेंटेड होती हैं। अगर पेरेंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट करें, चाहे वो अपनी भाई अपनी बहनों पे ट्रस्ट करे, वालिदैन अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करे, एक हस्बैंड अपनी बीवी पे ट्रस्ट करे, मैं कहती हूँ उनके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। दे कैन डू एवरीथिंग। अगर आप उनको एक अच्छे माहौल प्रोवाइड करें, उनको जितना मोटिवेट करें, वो उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बरकरार रखती हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप अगर बाइक पर भी हैं तो अगर आपने प्रॉपर सेफ्टी
सेफ्टी गियर्स, अगर आपने खुद ऐसी ड्रेसिंग की हुई है या खुद आप बाइक को सीरियस नहीं ले रही हैं, हेलमेट्स नहीं पहन रही हैं, जिग जैग कर रही हैं या कुछ इस तरह का, तो फिर लड़के भी आपको परेशान करते हैं। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लेकिन पेरेंट्स जो है वो आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप मोटिवेट कर सकते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, स्पेशली लड़कियों को, ताकि वो किसी भी मैदान में पीछे, आजकल तो आपको पता है वैसे भी लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के बाजू बन चुकी हैं, वो सहारा बन चुकी हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत अच्छे से करना चाहती हैं। तो मैं ये कहती हूँ बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो हमारी इस फील्ड में, आपको सेकंड करती हूँ, आपकी सारी पिक्चर्स बहुत जबरदस्त हैं पिक्चर्स, और मैं अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपकी पिक्चर्स बड़ी जबरदस्त है, जो काम आप कर रही हैं, दूसरों को ट्रेनिंग दे रही हैं, वो बहुत अच्छा है। सो एक ही फैक्टर है, वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट योर डॉटर्स और उनको करने दें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन उसके लिए आपको खास तौर पर ख्याल रखना है कि किस रास्ते पे आपने चलना है। सो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।